I saw somebody on internet who is talking about plantation, who is talking about deforestation, who is talking about climate change, and I was like, मैं कहा भाई ये आदमी है ना इन्फ्लुएंसर। इंडिया में अभी नैरेटिव नहीं बन पाया पर्यावरण को लेके, हेल्थ को लेके। अगर मेरा बस चले मैं तो कभी भी कोई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ना बनाऊं। I have not met somebody जो एक्चुअल में ओशो के साथ रहे हैं। भाई साहब, बिना मरे अगर स्वर्ग देखना है ना तो हम तो देखा है। Still the biggest narrative which we see about that ashram and Osho is that भाई वो तो सेक्स गुरु थे। क्या प्रॉब्लम है? मैंने गीता पे बोला, बुद्ध पे बोला, महावीर पे बोला, जीसस पे बोला, कबीर पे बोला, रैदास पे बोला, इतने लोग नहीं आए। मैंने जिस दिन एक रोल्स रॉयस ला के यहाँ क्या खड़ी कर दी कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया आ गया मेरे पास। इस वक्त हम लोग इतनी तेज़ी से हाईवेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आसपास की ग्रीनिंग पे काम नहीं कर रहे। How do you see weed as a plant and legalization of that in the country? अल्टीमेटली तो करना ही पड़ेगा। क्यों? So, People Baba, Azad Jain, Prem Parivartan, these are three of your names. एंड मैं इससे पहले सर आपको सही बताऊं, आई हैव बीन वांटिंग टू टॉक टू यू फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि इससे पहले मैं आपको जानता ही नहीं था। वन रैंडम डे, वन फाइन डे, मैं जब अपना सोशल मीडिया डूम स्क्रॉल कर रहा था तब आप मेरी फीड में आ रहे। एंड देन आई सॉ समबडी ऑन इंटरनेट हु इज़ टॉकिंग अबाउट प्लांटेशन, हु इज़ टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन, हु इज़ टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, एंड आई वॉज लाइक, मैं कहा भाई ये आदमी है ना इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इन अ रियल सेंस यू आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड टू ग्रो इन अ बेटर वे. And I have been wanting to talk to you, and then I went to your profile, and then I saw कि यार 1.1 million not follow कर रहे हैं, मतलब ये तो already he has reached some mark and he is doing well. And then I went down in your profile and then I figured out कि ये तो बहुत सारों से कर रहे हैं. Then मैंने पीपल बाबा जब ऑनलाइन सर्च किया तब मुझे मेरा कि यार ये तो इतिहास बहुत पुराना है, एंड इस इतिहास में बहुत सारे रोड बीच बीच में आते जा रहे हैं जिनसे शायद से थोड़ा सा मैं भी परिचित हूँ. उसके बाद मैं ऑफिस आया, फिर मैंने ऑफिस आके हमारे आरजे हैं राहुल मार्टिन, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप पीपल बाबा को जानते हो? बोले हाँ भैया बहुत अच्छे से जानता हूँ. एंड आई वॉज राइट कि अगर ये इंसान सोशल मीडिया पे नहीं होता तो जो इनका हमारे साथ पुराना एसोसिएशन है, जो अभी ये दुनिया में चेंज लेके आ रहे हैं, ये मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलता. सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दीज 1.1 मिलियन पीपल एंड द अदर्स, जहाँ तक आपकी ये रीच पहुँचती है, how do you see that impacts your life or impact in the mission which you are in? I've always considered myself as a teacher. ठीक है. So 1988 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी इंग्लिश लिटरेचर में, और मैं चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता रहा हूँ. Now how I see the whole thing is कि वो आपका जो टीचर वाला DNA होता है, तो ठीक है हम पेड़ लगाते थे, अब तो 48 साल हो गए हैं, 1977 से प्लांटेशंस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझ आई कि जब तक आप लोगों को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं देंगे इन चीज़ों को, इफ़ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दे विल नॉट प्रिजर्व, दे विल नॉट कंजर्व. ठीक है, जो चीज़ के बारे में आपको समझ होगी उसी को तो प्रोटेक्ट करोगे ना. तो सिर्फ खुद प्लांटेशन करना, खुद इवेंट्स करना, उससे कुछ नहीं होने वाला. लोगों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. ये तो एक शरीर है, नश्वर है, एक दिन चले जाएंगे, काम खत्म. नहीं, कुछ ऐसा करना है कि आप कम से कम करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ लोगों को क्रिएट करके जाओ जाने से पहले पृथ्वी से, कि जो आपका काम है वो करते रहे. एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर अ टीचर, तो एक वो स्टूडेंट मेंटेलिटी आ ही जाती है कि मेरे बच्चे सही रहें, मेरे बच्चे आगे बढ़ते रहें, और अगर वो जिस मिशन पे मैं हूँ वो ही आगे कंटिन्यू करेंगे तो शायद से वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव. सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मीडिया का है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई कुछ है, लेकिन कम से कम अगर को छुट्टी वाले दिन, सैटरडे संडे, और थोड़ा सा समय अपना, एक संस्कार डालने वाली बात है ना, एक हैबिट डालने वाली बात है कि थोड़ा सा पर्यावरण के लिए, थोड़ा फार्मिंग के लिए, थोड़ा फॉरेस्ट्री के लिए, थोड़ा पेड़ पौधों के लिए, पानी के लिए, जल के लिए, पहाड़ों के लिए, मिट्टी के लिए, अगर थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा तो आई थिंक द प्लैनेट विल बी अ मच ब्यूटीफुल
Sir, much more but powerful. in the urban system I live in और a lot of people live in, वहाँ पर एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि यार मैं ऑफिस जाऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं फ़ोन चलाऊँगा, खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा, एंड देन द लीस्ट वी केयर अबाउट द अदर स्टफ द बेटर इट इज़ फॉर अस कि भाई मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए कुछ भी. सो व्हेन यू से कि आप अपना यार दोस्त परिवार करियर की टेंशन सब छोड़ के you go into something global, you go into something environmental, डू यू थिंक वो इम्पैक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे या आपकी फिजिकल हेल्थ पे या इन जनरल आपके हैप्पीनेस क्वेश्चन पे? सभी बिजी हैं, सब अपने देखो पेट के लिए काम कर रहे हैं, सब अपने मटेरियल लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, सब अपनी लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, करियर के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, दुकान के लिए कर रहे हैं, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं. इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके. लेकिन कुछ तो रोल मॉडल्स होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर ज़िंदगी में कोई मीनिंग दें. कुछ तो होना चाहिए ना, कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए आपकी लाइफ में कि आप अगर उस चीज़ को करो तो उससे आपको खुशी मिली. अब जैसे आपने हेल्थ की बात करी, ठीक है, नेचर में जब आप काम करते हैं, नेचर के साथ जब आप काम करते हैं, इट इज़ वेलनेस. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की. अगर मेरा बस चले, मैं तो कभी भी कोई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ना बनाऊँ, मैं एक ही मिनिस्ट्री बनाऊँ, इट इज़ कॉल्ड द हेल्थ मिनिस्ट्री. क्योंकि पेड़ क्या है, आपको हेल्थ देता है. मिट्टी क्या है, आपको हेल्थ देता है. एयर वाटर सॉइल क्या देता है, हेल्थ देता है. आज मैं अभी कल के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में, कि 5.5 लाख लोग इस समय सफदरजंग, एम्स और अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे, लोग पल्मोनरी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं. एयर पोल्यूशन है ना. तो इज इट अ एनवायरमेंटल इशू और अ हेल्थ इशू? इट्स ऑफ कोर्स अ हेल्थ इशू, है ना. आप केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल में डाल रहे हैं, आपकी कैंसर एक्सप्रेस तक चलती है बठिंडा से लेके बीकानेर तक, तो इज इट अ एनवायरमेंटल इशू और अ हेल्थ इशू? अरे यहाँ तो लोगों की जिंदगियाँ जा रही हैं. हम बात, सो आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली अ हेल्थ इशू. एक अच्छा वास्तु बाहर होता है तो आपका वास्तु अंदर भीतर ठीक रहता है, आपका बाहर वेलनेस रहती है, हम अच्छे रहते हैं, हमारी नदियाँ अच्छी तरह रहती हैं तो हमें भी जल अच्छा मिलेगा, हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी तो हमें खाना अच्छा मिलेगा, हमारी हवा अच्छी मिलेगी तो हमारे लंग्स के अंदर भी अच्छी हवा जाएगी. सो इट इज़ एक्चुअली अ हेल्थ इशू. लेकिन हम इसको हेल्थ इशू नहीं मानते, हम एक थर्ड पार्टी जैसे होती है ना, कोई बात भी करते हैं, बाहर की दुनिया की क्लाइमेट बात है, एक्शन alien हो की रहा बात है, एज इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अंटार्कटिका, एवरीथिंग हैपेंस इन अमेरिका, एवरीथिंग हैपेंस इन अफ्रीका. But if you see today- इंडिया में तो जी कुछ होता ही नहीं है. इंडिया में तो टुडे जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे भी AQI 500 है. हाँ. सो वो हमको ऑन अ डेली बेसिस अफेक्ट कर रहा है. एंड ऑल्सो द पॉइंट विच यू मैंशनड, मेरे को ये लगा कि शायद अगर मेरे जीवन में 10 खराब चीज़ें भी चल रही हैं, एटलीस्ट इफ आई एम इनटू प्लांटेशन और इफ आई एम इनटू एनवायरनमेंट, एटलीस्ट मुझे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगी कि यार चलो ठीक है, 10 चीज़ें मैं अपनी लाइफ की फिगर आउट नहीं कर पाया, पर किसी और के लिए तो मैंने थोड़ा कुछ बेटर किया. तो शायद से एक वो नज़रिया भी है ऐसे देखने का, व्हेन वी आर सेइंग कि एवरीबॉडी इज़ बिजी. हाँ, देखिए एक चीज़ समझनी होगी, इंडिया में, हमारे देश में अभी नैरेटिव नहीं बन पाया पर्यावरण को लेके, हेल्थ को लेके. कितने लोग हैं, There are very limited people. न्यूट्रिशन बात छोड़ो, वीगनिज्म की बात छोड़ो, मैं वेलनेस की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे हम कहाँ बात कर रहे हैं? कोई बात ही नहीं कर रहा. किसी पैनल डिस्कशन में कोई बात नहीं करता. कोई पैनल डिस्कशन है न्यूज़ चैनल्स में जो नदियों के बारे में बात करे, कोई पैनल डिस्कशन है जो ये कह रहा हो. सर इफ यू आर मेंशनिंग न्यूज़ चैनल तो फिर आप प्रॉपर लाइफ एजेंडा तो भूल ही जाओ, आप फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पे जाओ. हाँ, नहीं, फिर मैं ये कहता हूँ कि कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे कि 4 से 5 साल में हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर सारा मेल्ट हो जाएगा, पानी कहाँ से मिलेगा आपको? हम बात ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे. वी आर सो कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमरिज्म, वी आर सो कंज्यूम्ड बाय टुडे, वी आर सो कंज्यूम्ड बाय, बस चल रहे हैं. यू नो, वी आर लाइक वॉकिंग डेड, जैसे वो घोस्ट होते हैं ना, बस चल रहे हैं. हमें पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है. एंड लेट मी टेल यू, जस्ट शेयरिंग विद यू, बांग्लादेश तो ऑलरेडी 11 to 12% पानी के नीचे जा चुका है. बांग्लादेश विल बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू गो डाउन, एंड आई थिंक द सेकेंड
out of 192 countries on the planet, India will be the second one which will have the maximum impact of climate change. वैसे तो सब जगह हो रहा है, क्लाइमेट रेफ्यूजीज अफ्रीका में देखिए कितना, यही तो मैं बात कह रहा हूँ, लोग बात ही नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा रिचुअल बन गया, COP26, COP27, COP28, COP29, एक रिचुअल है ये तो, जैसे नवरात्रि आती है, नवरात्रि जाती है, दिवाली आती है, दिवाली जाती है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, तो एक रिचुअल बन गया कि चलो जी वहाँ इकट्ठे हो जाए, अभी अजरबैजान में हो रहा है नवंबर, अब ना जाएंगे वहाँ पर जी, बात करेंगे 4 दिन और आ जाएंगे वापस। ऐसे नहीं ये होता। वही कॉर्पोरेट मीटिंग का सेटअप है कि सब चारों इकट्ठे होने कह रहे हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं दे रहा कि हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि सब लोग ऑफिस आते हैं, ऑफिस जाते हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना है, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अगर आप देखें या ऑस्ट्रेलिया में देखें, मैं जा चुका हूँ, मैं वहाँ पर, हमारे भी वॉलंटियर्स हैं, हम जाते हैं वहाँ पर, वहाँ एक्चुअल ग्राउंड पे काम होता है। हमारे यहाँ ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा, हमारे यहाँ बातें बहुत होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को हमें भी बुलाया जाता है, हमें कभी कभी हम गलती से चले भी जाते हैं। That is something which is a marketing strategy for that organization which is organizing all of these things, हाँ, right? अरे मार्केटिंग करो, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ करो, लेकिन ग्राउंड पे कुछ तो इम्पैक्ट हो उसका। ग्राउंड पे जो इम्पैक्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो हो क्या रहा है, 2% एक्शन है, 98% डिस्कशन है, 98% है ना। अगर इस चीज़ को हम रिवर्स कर दें, छोड़ो रिवर्स तो छोड़िए, आप एटलीस्ट 20% 80 कर दो, 50-50, हाँ नहीं, पर अब जिस तरह समय आ गया है, आई डोंट थिंक सो कि चलेगा काम। हमें 80% एक्शन और 20% डिस्कशन पे रखना पड़ेगा, तब तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि ना यू हैव ओनली 4 to 5 years फॉर अ टर्न अराउंड, उसके बाद नहीं। जो एक्चुअल था ये चीज़ तो मैंने कई टेडेक्स में और कई प्लेटफॉर्म्स पे बोला है, वो 2010-2011 था। वो एक समय था कि अगर हम सब इकट्ठे होते और हम ठीक से काम करते ग्राउंड के ऊपर, फिर भी हम पकड़ लेते चीज़ों का, लेकिन अब हमारी पकड़ नहीं। तो शायद वो जो एक खबर आई थी कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, इफ वी वुड हैव टेकन इट लाइक दैट कि यार प्लांटेशन लगाना बहुत जरूरी है वरना दुनिया खत्म होने वाली है, अगर वो वैसा एजेंडा बन जाता। प्लांटेशन नहीं होती, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, लोग सोचते हैं सिर्फ पेड़ लगाना वो होता है, बहुत सारी चीज़ें, हमारी नदियाँ हैं, हमारा ग्रोइंग टेम्परेचर है, हमारी पूरी लाइफस्टाइल है। जैसे प्रधानमंत्री जी बहुत सही बोलते हैं, यू नो, कि लाइफस्टाइल के बारे में जब बात करते हैं, वो बहुत गहरी बात है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं उस चीज़ को। आपका अपना लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, आप कौन सी व्हीकल चलाते हैं, कार तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं 90% 2 व्हील्स पे चलता हूँ। मैंने अपनी एक्टिवा भी रखी हुई है, मैंने अपना रॉयल एनफील्ड भी रखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि क्यों लेके जाऊँ, एक 4 पहिया क्यों लेके जाऊँ जब मैं 2 के ऊपर गुजारा कर सकता हूँ। हाँ, जब ज़रूरत होती है तो 4 पहिया भी निकालते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट को अगर ये डेली डिस्कशन में आ जाए, जैसे आपका भी अब इतना सुंदर ऑफिस है, अगर ये डेली डिस्कशन में आ जाए कि यार अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट हमें कम रखना है ना, क्यों टिश्यू पेपर यूज़ करें, हैंकरचिफ नहीं है हमारी जेब में, हम वो यूज़ कर लेते हैं। अगर आपने एक डब्बा टिश्यू पेपर कम यूज़ किया तो कुछ तो बचाया आपने, कुछ तो किया। ये वाला फ्रेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ तो किया, कुछ तो करो, है ना। तो ये जो कुछ तो करने का वाली जो संस्कार है वो एक आपके डीएनए में होना चाहिए, और यही हम कोशिश करते हैं एज ए टीचर। मैं इसलिए प्राइमरी स्कूल्स के साथ बहुत काम करता हूँ, कॉलेजेस के साथ बहुत काम करता हूँ। स्कूल्स एंड कॉलेजेस मेरे टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं। अगर मेरे को कॉन्फ्रेंस पे बुलाता है मैं उसको मना कर देता हूँ, लेकिन मुझे कोई स्कूल में बुलाता है और स्पेशली गाँव में कोई बुलाता है, अगर कोई पंचायती स्कूल होता है या कोई हिंदी मीडियम का या कोई सरकारी स्कूल होता है, वो मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का हर बच्चा ऑलरेडी एग्रेरियन फैमिली से आ रहा है, वो किसान का कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो मिट्टी को समझता है, और तो मुझे उम्मीद होती है, हो सकता है इसमें से 10 पीपल बाबा निकल आए। ऑल्सो एक बार आप बड़े हो रहे और आप इस रेट रेस में आ रहे, या फिर आपके दिमाग में आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आ रही, then it is so hard to force you to something like a plantation or something like a environment. But when you are a kid and somebody is telling you कि यार सुनो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं लाइफ, एंड जो संस्कार की आप बात कर रहे हो, तुम वो संस्कार अपने जीवन में बना रहे हो, तो शायद से इफ दैट किड इज 8 years और 10 years old, तो वो बड़े होते होते हर साल एटलीस्ट अपनी बर्थडे पे ही वो एक पेड़ लगाने के बारे में सोचेगा और शायद वो लगा भी दे।
और यहाँ पर एक चीज़ बहुत समझनी पड़ेगी कि जो लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे सोशल लीडरशिप है, सिविल सोसाइटी की लीडरशिप है, चाहे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, चाहे हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप है, जब तक वो नहीं करेंगे ना तो बाकी नीचे कैसे कोई करेगा। कहते हैं ना जैसा राजा यथा प्रजा, है ना। तो आपको जब तक पेरेंट्स नहीं करेंगे तब तक बच्चे कैसे करेंगे। जब तक आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। हम भी आज आपके सामने अगर बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि मेरी चौथी कक्षा की जो मेरी मिसेस विलियम्स मेरी टीचर थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती। नहीं बेटा देखो, डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बन जाता है ना, लेकिन पेड़ पौधे तो लगाने चाहिए। पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए? छाया कम हो रही है। छाया कम होने से क्या होगा? देखो बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। And all this she was talking when you were in fourth. I mean 1976 she was talking about global warming. स्पाइसेस एलिमेंट्री स्कूल पुणे औंध करके एक वहाँ पर है, वहाँ छोटा सा अभी भी स्कूल है वो, और प्यारा सा छोटा सा 5वीं 6ठी कक्षा के तक का स्कूल है। तो उसमें हम पढ़ते थे। फादर आर्मी में थे, वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में पूना में पोस्टेड थे, खिड़की में। तो हमारी टीचर ने जो कहा, और दोपहर को जब हम घर आते थे तो हमारी नानी पड़ जाती थी हमारे पीछे कि बेटा मटर लगाओ, गोभी लगाओ, बीन्स लगाओ, क्योंकि आर्मी में क्या होता है कि बड़े बड़े बंगलोज मिलते हैं, आपके पास जगह काफ़ी होती है किचन गार्डनिंग के लिए, है ना। सो हमारा 2 एकड़ का तो हमारा कम से कम किचन गार्डन ही था। लोगों के खेत नहीं होते, हमारा तो इतना बड़ा वो था। तो 6 साल की उम्र से ही हमने खुरपी उठानी शुरू की, कंपोस्टिंग संस्कार। But there is one thing which I want to understand, because this is something which is very fascinating, that in 1977, if somebody is talking about global warming, if somebody is talking about climate change, then शायद से उन्हें बहुत जल्दी समझ आ रहा था। एंड फ्रॉम 77 to 24 अभी तक कोई टीचर, मतलब बिकॉज आई मेट यू एंड वी आर डिस्कसिंग दिस, अभी तक आई डोंट सी दिस एज अ कल्चर इन स्कूल्स। क्योंकि अगर ये जैसे आप कह रहे हो कि आप स्कूल्स में जाते हो, और जो एग्जिस्टिंग टीचर कम्युनिटी है, अगर वो भी इस बात की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे कि इन समर ब्रेक्स, इन टू करिकुलर एक्टिविटीज़ विल स्टार्ट दिस प्लांटेशन ड्राइव, तो शायद जो आपको इम्पैक्ट आपकी टीचर ने इन 1977 किया, वो शायद अब भी फ्लो होना शुरू हो जाए। हाँ, 2 चीज़ें आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये समझना कि ऐसा नहीं है कि आजकल टीचर्स कर नहीं रही हैं, ऐसा नहीं है कि उस तरह की एफर्ट्स हो नहीं रहे, इस तरह की NGOs है नहीं, इस तरह का गवर्नमेंट का भी एफर्ट नहीं है, पर हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में एक्शन होना चाहिए, ये समझने की बात है। अब आप कहो 140 करोड़ के वो हैं कि हमने पूरे साल में 10,000 बच्चों को जी गुट्टी पढ़ा दी आपको पर्यावरण की, उससे क्या होगा? अरे कम से कम एवरी कंसेक्यूटिव ईयर आपको 50% पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने कहा कि उस वक्त क्लाइमेट एक्शन और ये चीज़ें समझ आ गई, यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि उस समय कोई वोकैबुलरी नहीं होती थी। ग्लोबल वार्मिंग नया शब्द आया था, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबिलिटी तो शब्द ही नहीं थे, ये तो बात ही नहीं थी, ये तो कहीं डिक्शनरी में भी नहीं पाए जाते थे ये, है ना। तो टीचर्स जो होती हैं वो सिर्फ ये कहती थी, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, वो कहती थी बेटा धरती गर्म हो रही है, सड़कें गर्म हो रही हैं, तालाब गर्म हो रहे हैं, गांव गर्म हो रहे हैं, गांव की गलियां गर्म हो रही हैं, छाया कम हो रही है, छाया वापस लेकर आओ। अब छाया कैसे वापस लेकर आओगे? बट कितनी सिंपल सी चीज़ है, छाया वापस लेकर आओ। थर्मोस्टेट होता है, पेड़ तो एक थर्मोस्टेट है ना, एक एरिया का माइक्रो क्लाइमेट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कहती थी घास वापस लेके आओ, पानी वापस लेकर आओ, तालाब वापस लेकर आओ, पेड़ वापस लेकर आओ, छोटे पौधे वापस लेकर आओ, फार्मिंग वापस लेकर आओ। क्योंकि हम क्लेम तो कर देते हैं, वैसे कितनी मज़ेदार बात है ना, हम हर साल कहते हैं हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? आप तो हर साल तो एग्रीकल्चर लैंड काट के आप प्लॉटिंग कर रहे हो, आपके शहर बन रहे हैं, आपके पोर्ट्स बन रहे हैं, आपकी कोस्टल मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सारा फार्मिंग लैंड आपका खत्म होते जा रहा है। चाहे आप पहाड़ों की तरफ निकल जाओ, चाहे आप रेगिस्तान की तरफ निकल जाओ, चाहे बुंदेलखंड निकल जाओ, मराठवाड़ा निकल जाओ, तेलंगाना निकल जाओ, दक्कन प्लेटो निकल जाओ, आप जहाँ जाते हो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। और फिर हम अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं, हमारा फार्मिंग लैंड बढ़ रहा है।
अरे कहाँ बढ़ बट ये रहा है? कैसे आता है ये क्लेम, मतलब उसके पीछे भी कुछ स्टडी होगी ना कि फार्मिंग रेंट बढ़ रहा है? स्टडी नहीं होती, हम्म। ये तो एक्सेल शीट है। आप मुझे लैपटॉप दीजिए, मैं एक्सेल शीट मैं अभी थोड़ा और बढ़ा देता मैं अभी हूँ बढ़ा सर। देता एक चीज जो मुझे बहुत कंसर्निंग लगी व्हेन यू सेड कि बांग्लादेश इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, जहाँ पे वाटर लेवल बहुत कम हो रहा है, एंड द Yes, yes. सेकंड इम्पैक्ट विल द रूरल वर्ल्ड विल सी इज ऑन इंडिया। इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, हमारी जो जोग्राफी है, हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो हाइड्रोलॉजी है, हमारी 423 नदियां हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक थोड़ा बहुत पानी है, तो हमारे को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और हमारा पूरा हमारी सस्टेनेंस है वो सारी हिमालय से आती है। अगर हिमालय की नदियाँ, हिमालय इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं वहाँ पर ग्लेशियर्स को, हम तो ट्रैवल बहुत करते हैं तो हम तो देखते हैं ना, हर साल देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर हर बार तो अंटार्कटिका की बात होती है, जैसे आपने बोला दैट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, और जब हम बोलते हैं कि पहाड़ पिघल रहे हैं तो हम सिर्फ अंटार्कटिका की बात करते हैं जहाँ आधे से ज़्यादा लोग गए नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मन चंचल होता है, मन बंदर होता है, तो हम बात कैसे करते हैं, और देखो जी पैलेस्टीन में वहाँ देखो जी इतने लोग मर रहे हैं, ये है आपके सामने से वो जो बेचारी महिला जा रही है उसकी वो चेन खींच के ले गया, उसका पर्स खींच के ले गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। हम बात कहाँ करेंगे, हम चाइना की बात करेंगे, दूसरी दुनिया की। वो जी अरुणाचल में ये हो गया, वो लद्दाख में हो गया, वहाँ पाकिस्तान में हो गया। आपके दिन में हम तो इतना सड़क पे घूमते हैं, रोज़ इतने एक्सीडेंट्स देखते हैं, वो तो कभी न्यूज़ में नहीं आते, वो तो कभी खबर में नहीं आते, है ना। 15-16 एक्सीडेंट तो मैं आम तौर पे देखता हूँ। अभी मैं उत्तराखंड गया हुआ था 3 दिन के लिए, मेरे कम से कम 30-40 एक्सीडेंट्स मैंने देखे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ हो गया, हम गांव में कहीं ठहरे हुए थे, वहाँ 2 रेप हो गए थे, वहाँ कुछ, तो हमारे डिस्कशन में ही नहीं ये चीज़ें, तो एक बड़े आराम से हम उसको जामा पहना देते हैं। लेट्स डिस्कस यूक्रेन, हमने अपने हैप्पी बबल बनाया हुआ है। हाँ, लेट्स डिस्कस अंटार्कटिका, है ना, कि यहाँ पर आपकी पूरी जो धान की खेती खराब हो रही है, गन्ने की खेती खराब हो रही है किसी कारणों से, या जो भी है उसमें सॉइल में कितना है, पानी में प्रॉब्लम आ रही है, टेम्परेचर्स में प्रॉब्लम आ रही है, कई ऐसे जैसे कचनार है उसकी 2-2 बार ब्लूमिंग हो रही है। कोई बात ही नहीं कर रहा इस चीज़ पे कि पेड़ भी स्ट्रेस्ड आउट हैं, पौधे भी स्ट्रेस्ड आउट है, फार्मर्स भी स्ट्रेस्ड आउट है, एग्रीकल्चर भी स्ट्रेस्ड आउट है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते हैं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू टॉक अबाउट यूक्रेन, रशिया एंड उसका प्रेसिडेंट सर बात करेंगे क्यों, क्योंकि आप सोचो जो पहले किसी इंसान को घर से निकल के बाहर जाके एक थैले में सब्जी, राशन, आटा, चावल ये लेके आना होता था, अब वो बैठा हुआ है, वो घर पे फ़ोन खोल रहा है, उसके 10 मिनट में घर पे आ रहा है, तो उसके लिए तो रिसोर्सेज हैं ना, उसके लिए तो चीज़ें हैं, एंड इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट देन फ्रॉम पिछले 5-6 साल से कि भाई अब तो घर बैठे 10 मिनट में आ जाता है। तो आई गेस वो जो एक कंसर्न है ऑन विच यू आर टॉकिंग अबाउट, वो किसी के दिमाग में अब है नहीं, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है 10 मिनट में चीज़ें लेके आना। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं ये, जब आप जंगल में काम करते हैं ना तो आपको एक पर्सपेक्टिव अलग आता है। आई थिंक दिस इज द वे नेचर, ये नेचर जानबूझ के कर रही है हमारे साथ, ये जो भी कुछ हो रहा है। हम सोच रहे हैं मनुष्य कर रहा है, नहीं, मुझे अब ऐसा लगना शुरू हुआ है पिछले 4 साल से, स्पेशली जब से कोविड महाराज आए हैं तब से मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि नेचर का एक एल्गोरिदम अपना बदला है। उसने देखा ये होमोसेपियन रेस जो है ना, ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये मेरे को कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही। अब इसकी पॉपुलेशन को बीमारी के थ्रू, एक्सीडेंट्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्मार्टफोन्स के थ्रू, मैंने तो स्मार्टफोन्स को ऐसे ऐसे चलते हुए मैंने ITO में देखा, एक लड़की मर गई, वो जी लगी हुई है अपना वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग गई, कार ने उड़ा दिया उसका। तो ये डिवाइसेस हैं नेचर के, ये उसकी इंटेलिजेंस एट वर्क है, ये उसकी एल्गोरिदम एट वर्क है, पॉपुलेशन को कैसे। इफ नेचर इज नॉट सपोर्टिंग होमो सेपियंस देन इन विच डायरेक्शन नेचर इज गोइंग, मतलब नेचर इज गोइंग, नेचर तो 400 करोड़ साल से भी थी और 400 करोड़ साल भी रहेगी। उसके पास 12.5 मिलियन स्पीसीज हैं टू डील विद। मनुष्य को करेगा क्या वो? उसने तो ठीक है, ये जो एक पूरा मंडप है, ये पूरा क्रिएटिविटी का, तो ठीक है, उन्होंने आज से 2 लाख साल पहले नेचर
जो पूरा सुपर पावर है, जो क्रिएशन कर रही है, जो उसको आप परमात्मा बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उसने 2 लाख साल पहले सोचा होगा चलो एक नई स्पीसीज़ का इजाद करते हैं। तो इथियोपिया में उन्होंने हमारे जैसे कुछ चीज़ें पैदा की, फिर वहाँ से हम इजिप्ट घुसे, फिर हम मोरक्को गए, फिर हम लोग ऊपर मेसोपोटामिया उसमें घुसे, फिर हमारा इंडस सिविलाइजेशन हुई, फिर ये हुआ वो हुआ, इधर उधर सब फैल गए हम लोग। और होते 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 6000 साल पहले, जुमा भी 5000 साल पहले हमने लिखना शुरू किया, है ना। हम सिविलाइज्ड हो गए, हम लोग नदियों के किनारे बसे, हम लोग फॉरेस्ट में। आप उसको ध्यान से अगर आप सोचो, हमारी रेलेवेंस तो ये 2 लाख साल से अभी हम हैं, and it is just a nanosecond of 4.5 billion years of existence of this planet, and 12.5 million species are there. So कभी कभी स्पेशली जब आप जंगल में होते हो, स्पेशली आप जब फॉरेस्ट में होते हो, अच्छा जब आप शहर में घूम रहे हो, चाय पानी चल रहा है, काम काज चल रहा है, आपको ये थॉट नहीं आता। I am telling you, the moment you go right in the middle of a forest and then you look outward towards, एक गांव की तरफ देखते हो, एक शहर की तरफ देखते हो, आपको समझ आता है बॉस ये तो कुछ और ही हो रहा है, ये तो प्रकृति अपना खेल खेल रही है। यहाँ देखो लाइचन्स हैं, यहाँ पर एल्गी है, यहाँ मॉस है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी सर्वाइव कर रही हैं। कितने टाइप के पक्षी हैं, कितने टाइप के इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं। अभी हम लोग कोई इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे थे स्पाइडर्स का, तो मैंने देखा कि हमने एक छोटा सा यहाँ जंगल लगाया, वहाँ 400 टाइप के स्पाइडर निकले हैं। मतलब क्या तांडव चल रहा है पूरे क्रिएशन का। और हम आदमजात, हम सोच रहे हैं कि पता नहीं एक लैपटॉप क्या कर लिया, एक ये लेके हम सोच रहे हैं हमें ले आए हमें। अरे भैया वो जो CI है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो पूरी पृथ्वी को चलाती है, जो सोलर सिस्टम्स को चलाती है, जो ब्रह्मांड को चलाती है, जो मिल्की वे को चलाती है, देयर आर 10,000 गैलेक्सीज लाइक अस। मिल्की वे तो एक ही है, उसके बाद आपके डार्क होल्स हैं, आपके मतलब क्या कुछ। तो यही मैं कहता हूँ एज अ टीचर, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है लोगों को पर्सपेक्टिव दिखाना कि देखो बेटा ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, ये बहुत बड़ा कैनवस है, हम वहाँ पर एक छोटा सा टुक करके एक डॉट है, उस डॉट में भी हम इंसान वो एक छोटा नैनो पार्टिकल है, और नैनो पार्टिकल की ईगो है। नैनो पार्टिकल की ईगो बहुत बड़ी है। क्या बात है, क्या ईगो है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अरे कुछ नहीं। हमारी औकात क्या है सर। while we are talking about all of this, while reading about you, I found out that I have met a lot of people जो ओशो को सुन के सोते हैं, जो ओशो के लेक्चर्स अपनी गाड़ी में चला के आते हैं, जो ओशो की किताबें पढ़ते हैं, बट आई हैव नॉट मेट समबडी जो एक्चुअल में ओशो के साथ रहे हैं। एंड यू आर वन ऑफ दैट ब्लेस्ड सोल जिन्हें मौका मिला ओशो के साथ रहने का। एंड हिंदुस्तान में कुछ ही दार्शनिक रहे हैं, उनमें ओशो इज समबडी जो शायद से उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी में रहे होंगे, बट आज की तारीख में जो यूथ है, स्पेशली पीपल ऑफ माय जनरेशन, वो बहुत ध्यान से ओशो को सुनते हैं। और अब तो एक कल्चर आ गया है कि ओशो के जो लेक्चर्स हैं उस पर थोड़ा सा म्यूजिक डाला, थोड़ा सा उस पर रील्स करके, और लोग अपनी ट्रैवल की वीडियो डाल रहे हैं और वो सब डाल रहे हैं। हाउ वाज that 4 years of your life, those 4 years of your life when you lived with Osho, and क्या होता था उस पूरे आश्रम में? मतलब we can talk about that in detail। तो फिर 4 साल में से भी देखिए 2 साल तो वो अब्रॉड थे, है ना। तो 88-89 का पीरियड था, वो 89 का एक्चुअली पीरियड था जब हम, तो बस इतना कहूँगा कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक टीचिंग मोड में हूँ, वो हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें सिखाया। ये आज मैं बहुत सारी जो बातें कहता हूँ, टू बी मतलब मैं कन्फेस करता हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम, इट्स बिकॉज ऑफ माई मास्टर, यू नो। हम मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं कि वो हमारे अल्टीमेट टीचर थे। टीचर्स तो बहुत रहे, हमारी 4th कक्षा से लेके मेरी यूनिवर्सिटी तक टीचर्स रहे हैं, और अभी भी मेरे, चाहे वो योगा में हो, मेडिटेशन में, अभी भी मेरे टीचर्स हैं, एंड आई लव टू बी अ स्टूडेंट। लेकिन हाँ, उनका एक बहुत स्पेशल था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत गज़ब का ग्राउंडिंग दी, एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया चीज़ों के बारे में। क्योंकि जब तक आपका पास एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं है आपकी लाइफ का, एक फाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी करते हैं तो वो बेमानी है। दिस इज़ व्हाट आई। और
वो एक होती है ना, एक हुड़क होती है, एक आई वॉज यंग, 18-19 साल के थे, तो उस एज में होता है कि यू वांट अ पर्पस इन लाइफ, यू वांट अ मीनिंग इन लाइफ, यू वांट टू मेक अ करियर। मेरे फादर फौजी हैं, डॉक्टर हैं, तो उनको था या तो तू फौज में जा या तो डॉक्टर बन। आपकी एस्पिरेशन बहुत करियर ओरिएंटेड, बहुत गजब का वो। अच्छा, और वो आई वॉज बीइंग टोन अपार्ट। फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में जा रहे थे, मेडिसिन में जा रहे थे, और मैं खुरपियाँ लेके खड्डे खोद रहा था और पौधे लगा रहा था, जंगलों में काम कर रहा था। कभी हम सांप के साथ काम करते थे, कभी तालाब के साथ काम करते थे, पानी के साथ काम कर। तो थोड़ा ऐसा लगता था यार नहीं, मैं शायद मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ। दुनिया तो थोड़ा प्रोग्रेस की तरफ जा रही है। अब जैसे मैं अब कहने को तो मैं कई दिन तक मैं बात कर सकता हूँ अपने मास्टर के बारे में, लेकिन हमारे टीचर ने जो एक आध छोटी सी चीज़ में जैसे बात कहूँ कि इतना कुछ जो हो रहा था उस वक़्त, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि मैं बहुत विचलित हूँ, उन्होंने समझा कि मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ और मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ उनको, बिकॉज मैं तो वहाँ एक छोटा सा कण था, हमारे से बहुत सीनियर लोग थे, पुराने सन्यासी बैठे थे, और वो तो अल्टीमेट टीचर थे। तो उन्होंने एक दिन जो बस एक ही सेंटेंस जो बोला, मेरी ग्राउंडिंग कंप्लीट हो गई। उन्होंने कहा याद रखना, कभी ये मत सोचना कि तुम पेड़ लगाते हो, तुम पीपल लगाते हो। पीपल महाराज ने तुमको चुना है अपने काम के लिए, अब वो तुम्हारे ऊपर है। So basically, your master Osho gave you the mission to put plants. नहीं, he didn't give the mission. वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा था उस वक्त जब मैं उनको मिला हूँ। डेकेड निकल चुका था, 10 साल हो चुके थे मेरे को प्लांट्स लगाते हुए, लेकिन उन्होंने वो जो ग्राउंडिंग और जो एक कन्विक्शन जिसको कहते हैं उस यंग एज में आपको देते हैं। नहीं तो हो सकता है मैं यहाँ होता ही नहीं, मैं कोई डॉक्टर होता, मैं इंजीनियरिंग में होता, या कहीं भी होता, मैं कुछ भी होता, मैं फौजी होता, कहीं भी बॉर्डर पर बैठा होता, कुछ भी हो रहा था। लेकिन आज हम जो भी हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी प्यार से हमको वो बात समझाई कि तुम कभी मत सोचो कि तुम प्रकृति के लिए काम कर रहे हो, प्रकृति ने तुमको चुना है अपने कामों के लिए। सो वो जो एक पर्सपेक्टिव, वो जो आपका 360 डिग्री एंगल, वो पटक के आपको दूसरी साइड आपकी जो एंजाइटी खत्म हो रही कि यार दुनिया अब इधर भाग रही है। हाँ। फिर उसके बाद वो जैसे मैं होता था कि मैं काम कैसे करूँगा, क्योंकि मैं स्केल अप कर रहा था चीज़ों को। हाईवेज पे लगा रहे थे, स्टेट हाईवेज पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पार्क्स हम बना रहे थे, ये वॉलंटियर्स इकट्ठे कर रहा था, दोस्त इकट्ठे हो रहे थे, धुआंधार काम चल रहा था। तो उन्होंने फिर जैसे सेकंड बात उन्होंने कही, याद रखो अगर प्रकृति तुमसे काम करा रही है तो रिसोर्सेज भी प्रकृति देगी। अच्छा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम वो भार अपने कंधे पे क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हें डिगिंग टूल चाहिए, तुम्हें बाल्टियाँ चाहिए, तुम्हें खाद चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें फेंसिंग का मटेरियल चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें लेबर चाहिए, तुम्हें वॉलंटियर चाहिए, प्रकृति देगी ना। तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तू अपना काम कर, तू अपना काम कर। तो ये जो कहना, एक मास्टर का कहना, तो वो तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। सो ना एक चीज़ ऐसे क्लैरिटी आती गई, हाँ ये भी टेंशन दूर, ये भी टेंशन दूर, ये भी क्लैरिटी आ गई, ये भी क्लैरिटी आ गई। तो वो कहते हैं ना एकदम चौड़े हो गए, बोलो अरे यार अब तो बस यही करना है, तो पेड़ ही लगाना है। हाँ, है ना। तो अब तो जब तक सांस में सांस है, हाँ पेड़ लगाना है इन द सेंस सी एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो काम है वो एफॉरेस्टेशन का काम है। इसमें वेटलैंड्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ भी है, बर्ड्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, पॉलिनेटर्स भी हैं, बी फ्रेंडली फ्लोरा भी होता है, बटरफ्लाइज के लिए होस्ट प्लांट्स भी लगाने होते हैं। इट्स अ वेरी 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 साइंटिफिक थिंग। तो वो तो एक आम आदमी के लिए है कि हाँ जी पीपल बाबा पीपल लगाते हैं, ऐसा नहीं है। हम 150 प्रकार के और भी पौधे लगाते हैं। डिज़ाइन करना पड़ता है, लैंडस्केपिंग करनी पड़ती है, कॉन्टूर्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, वहाँ की हाइड्रोलॉजी, उसका वाटर लेवल क्या है, कहाँ से फ्लो होगा पानी, सॉइल टाइप कैसी है, कैसे कहाँ बीज लगेगा, कहाँ पौधे लगे, एक पूरा है। 1200 जंगल बनाए हैं, 2,70,000 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 2.5 एकड़ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6,70,000 एकड़ में हमने पूरा मैनेजमेंट किया है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कह लो या ग्रीन मैनेजमेंट कह लीजिए। तो ये सर ये एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो प्रकृति साथ हो तब भी आप काम कर सकते हैं। और ये जो 4 लाख लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 18,000 लोग तो ऐसे हैं जो वीकेंड्स पे आते हैं हमारे साथ, तो ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है।
ये तो प्रकृति अपना काम करवा रही है, प्रकृति ने सारा रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करके दिए, प्रकृति ने ही सारा कुछ काम करके दिया. इट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल. मैं मानने को ही नहीं तैयार कि कोई भी एक इंडिविजुअल इस तरह का काम कर सकता है. इट हैज़ टू बी समथिंग एक which is a divine order for you. Yes. उसे follow करना है. Yes. Sir, coming back to your master and our master Osho again. Of course, that is something which he gave you, and the mission he gave you. But if because you spent 4 years in that ashram, on a daily basis उस आश्रम में क्या चल रहा होता था एंड वहाँ पे जीवन क्या था, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के लोग मिले आपको वहाँ पे. एंड ओशो के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते हैं. इफ़ यू हैव टू से समथिंग टू देम, देन व्हाट दैट वुड बी? पहली बात तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, है ना. जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की, ये तो वो बात हो गई. मैं जाके माउंट एवरेस्ट अभी घूम कर आया हूँ, ठीक है. अब मैं आके समझाने की कोशिश करूँगा, देखो यार माउंट एवरेस्ट पे जाओगे ना तो ऐसे होगा ऐसे होगा. समझा ही नहीं सकते आप समझा ही नहीं सकते. हाँ, तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं बाहर जाता हूँ. वैसे तो मैं कभी किसी को बताता नहीं, लेकिन कभी इधर उधर से लोग पढ़ के फिर पूछ लेते हैं, अरे आप तो ओशो के साथ थे, मालूम है ओशो का क्या करता था, वो तो सेक्स गुरु थे, वो तो ऐसे करते थे, वहाँ पर ये होते थे, नंगे नाच होते थे, वहाँ ये होता. तो मैं भी बैठ के सोच रहा होता हूँ, अच्छा यार ये बड़ा लकी है, इसको पता है सारा कुछ. हमें तो चार में साल हो गए, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया. हम तो कीर्तन भजन और वाइट रोब, शाम को डांस होता था, वो तो इट्स मोर ऑफ अ रिलैक्सेशन काइंड ऑफ अ थिंग. बोधि धर्मा टी गार्डन होते थे, वहाँ बॉडी टेम्पल था, वहाँ पर आयुर्वेदिक मसाजेज होती थी, वहाँ पर स्विमिंग पूल था, वहाँ सारे लोग जो हैं झाड़ू भी लगा रहे हैं, टॉयलेट्स भी क्लीन कर रहे हैं, लॉन्ड्री भी कर रहे हैं. मेरी ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में लगती थी, या कभी गार्डनिंग में लगती थी, कभी नॉर्मल जैसे आश्रम्स होते हैं जैसे, ठीक है, मतलब नॉर्मल आश्रम में. नॉर्मल आश्रम, बिल्कुल. मैं अपने वर्ड तुरंत वापस लेता हूँ. नॉर्मल तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन ये था कि बस्ती का माहौल था वहाँ पर. बस ये था, तुम आए हो, रिलैक्स, अपने साथ समय गुजारो, ठीक है. हमारे वहाँ पर 5 ध्यान होते थे. जैसे सुबह का ध्यान है, फिर 9 बजे का ध्यान है, 11 बजे का होता था, फिर दोपहर को आप खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर 4 बजे कुंडलिनी मेडिटेशन होती है, फिर शाम को 6:30 बजे आपका वाइट रोब मेडिटेशन होता है. तो जिसको जाना है वो जाए, जिसकी जैसी मौज. कोई आपको वो नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, ये करो वो करो, कुछ नहीं है. वो कहते थे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता था, आर यू हैप्पी? तो अगर आपको कुछ करने से खुशी नहीं मिल रही है तो वहाँ सब एक दूसरे को पूछे, तो क्यों कर रहे हो? फिर जाओ बेंच पे बैठो, पीकॉक्स घूम रहे हैं उनको देखो, कोई बुक पढ़ो, फाइंड योर हैप्पीनेस. कॉफ़ी ले लो, कॉफ़ी का मग लेके अपना बैठ जाओ. नहीं, अच्छा कुछ ना करना भी वहाँ पर वो था. हाँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा भाई साहब, बिना मरे अगर स्वर्ग देखना है ना तो हम तो देखा है. तो स्वर्ग का मतलब ये नहीं होता, स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें, स्वर्ग का मतलब है आंतरिक शांति. हाँ, वो जो, और पता क्या होता है, जब आप टीनेजर होते हैं ना तो आपके हार्मोन्स जो हैं तांडव कर रहे होते हैं, है ना. क्या करियर और क्या एम्बिशंस और जॉब और पैसा कमाना है, ये करना है वो करना है, वहाँ आके सब खत्म. तो एक चीज़ तो वहाँ होती है कि सबको पंचर हो जाता था. आप आते थे और यही तो सबसे बड़ा, जो बच्चे वहाँ आते थे, सबसे बड़ा कंप्लेंट पेरेंट्स का ये होता है कि हमारे बच्चों की एम्बिशन ख़त्म कर दी उसने. वो कहते थे क्या करना है, 70 साल 75 साल जीना है, तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस ही तो 2 चीज़ें हैं जिसके लिए कमाना है. कमाएंगे, नौकरी भी करेंगे, दुकान भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, लेकिन उतना करेंगे जितना अपने लिए, है ना. तो वो जो एक वो होता था कि मैं एम्पायर बना के जाऊंगा, मैं ये करके जाऊंगा, आसमानों को छूना है, धरती माँ को चीर फाड़ देना है, ये कर देना. कुछ नहीं होता. वहाँ जाके आप इतने शांत हो जाते थे, इतने शांत हो जाते थे, क्योंकि जैसे आपने अभी आपके क्वेश्चन में ही वो चीज़ थी, वहाँ पर दुनिया के टॉप के डॉक्टर्स आते थे, प्रोफेसर्स आते थे, साइकोलॉजिस्ट आते थे, साइकोथेरेपिस्ट आते थे, सर्जन्स आते थे, फिलोसोफर्स आते थे, मेडिटेटर्स आते थे. कौन नहीं आता? All of those people who have और excelled हम in their जब वहाँ field, थे, वो पीरियड जो था 86 टू मतलब 1990 की बात कर रहा हूँ. उनका देहांत, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा जनवरी 90 में. तो आप सोचो कि जैसे दुनिया की पूरी क्रीम, इंटेलेक्चुअल क्रीम जो है वो आके वहाँ बैठी हुई है.
तो हम भी सोचते थे, अच्छा देखो उस मैं ऐसे ही बोलूँ, मुझे बड़ी समझ थी उसमें। आप तो बहुत नाइव थे, आप तो बहुत यंग थे। एज अ टीनेजर आज के बनस्पत हम 10% भी हमारी समझ नहीं थी, लेकिन इतना समझ ज़रूर था, इतना इंस्टिंक्ट तो काम कर रहा था कि भाई सही जगह पे है ना, यहाँ कोई डांटता नहीं है, कोई लड़ता नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग हेल्थ और हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो वो कहते हैं तो सेहत ठीक रखो, मन की शांति पे, साइलेंस पे, इनर साइलेंस पे काम करो, गार्डनिंग पे काम करो, पानी पे काम करो, घास अच्छा होना चाहिए, पेंटिंग है, आर्चरी है, मतलब जो भी क्रिएटिव आर्ट्स हैं वहाँ पे वो सब हो जिन रहे होते कामों हैं। के लिए तो शहर के आप लोग, हाँ। वही है, यू नो यू हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट टू फॉलो दोज हॉबीज आउटसाइड द आश्रम, बट इनसाइड द आश्रम एवरीथिंग वाज अवेलेबल। अब जैसे मेरे को रीडिंग का बहुत शौक है, आई एम अ वोरेशियस रीडर, मुझे 1 या 2 किताबें हर हफ्ते चाहिए होती हैं, नहीं होता मुझे ठीक से नींद नहीं आती, मेरा पेट खराब हो जाता है, मुझे मतलब है, अब है तो है, बचपन से ही सालों से ऐसे बन गई है। तो लाइब्रेरी इतनी अच्छी थी वहाँ पर, तो मज़ा आता था, क्या ज्योग्राफी और क्या जूलॉजी और क्या कॉस्मोलॉजी और क्या एस्ट्रोफिजिक्स और क्या सर, हाँ यू मेंशन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वहाँ पे बहुत सही चल रही थी। हाँ Still the biggest narrative which we see about that ashram and Osho is that भाई वो तो सेक्स गुरु थे। हाँ, आई एम सो हैप्पी कि इस संभोग तरह की- से समाधान तक। मैं आपको बताऊं, हम कभी कभी जो पुराने लोग हैं हम बैठते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ इस तरह का नैरेटिव चला, क्योंकि ना फिर गंद नहीं आता था वहाँ पे, गंद नहीं आता था इन द सेंस कि खामोखा की भीड़ नहीं थी। नहीं पर सर अगर वो सेक्स गुरु थे तो हाँ। गंद आना चाहिए ना कि नहीं, somebody और किस चीज़ में सेक्स नहीं है लाइफ में, किस चीज़ में नहीं है? आप सेक्स से पैदा नहीं हुए, मैं सेक्स से पैदा नहीं हुआ, यहाँ पर रूम में जितने लोग हैं वो सेक्स से पैदा नहीं हुए, तो क्या प्रॉब्लम है? आप एक फिजियोलॉजी की बात अगर करते हैं, ही वॉज द फर्स्ट गुरु हु टॉक्ड अबाउट म्यूजिक एंड मेडिटेशन, he was the first guru who talked about creativity, he was the first guru who talked about poetry, he is the first guru who talked about literature, he was the first guru who talked about sex. And that is one thing, क्योंकि हम जब कॉलेज से आए थे, मैं डीएवी कॉलेज जालंधर में था, फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, सो हमारे दिमाग भरे पड़े थे, अरे सेक्स ऐसा होता है, ये होता है, ये है, किसी लड़की को देखो मत उसका। उन्होंने हमारी नज़र बदली, वो बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ साक्षात, ये तो हमने क्योंकि एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, वो ये कहते थे आप जा रहे हैं सामने से, अब वहाँ फॉरेनर्स बहुत होते थे, तो वहाँ से सामने से कोई आ रहा है तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी बैड मैनर्स कि आपने उनकी तरफ स्माइल करके विश नहीं किया उनको। मतलब आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने मतलब वो हैं कि आप कोई वहाँ तो यहाँ तक कि हमारी आश्रम में ट्रेनिंग हुई कि ब्यूटी को आप अप्रिशिएट कैसे करो, है ना। यू डोंट हैव टू बी लेचरस, यू डोंट हैव टू बी लस्टफुल, यू डोंट हैव टू बी बैड मैनर्स, अलग चीज़ होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ बैठ के आप सीटियाँ मार रहे हो, लेकिन अगर आपने किसी को अप्रिशिएट किया, मैम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, मैम यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, मैम, ये सिखाई जाती थी हमें चीज़ें। सो इट वॉज सो ह्यूमन, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, यू नो। तो इंसान के साथ रहेगा कैसे, जो जेंडर, ये जो इक्वलिटी की बात करते हैं, वो तो हमने वहाँ सीखी, बाहर आके तो फिर वही वाली दुनिया थी, फिर वही वाली दुनिया थी, वैसे ही हो रहा था सब कुछ है, जिनको हम संस्कार बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। बाहर आके भैया मेरे को तो समझ नहीं आई, है ना। लेकिन हाँ, 4 वो जो था वो यूनिवर्सिटी थी हमारी, वो हमारा कॉलेज था उस वक्त। मैं उस वक्त मैं MA इंग्लिश भी कर रहा था, मैं साइकिल पे फिर अपना पुणे यूनिवर्सिटी जाता था, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रही थी, फिर हम लोग आ जाते थे। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा थी, बहुत बड़ी। आज हम जो भी हैं, आज हम संस्कार, पेड़ों के बारे में, इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में, पानी के बारे में, पहाड़ों के बारे में। अब आप देखो, वो एक ऐसे टीचर थे जो हमेशा कहते थे कोई भी सेंटर या कोई भी आश्रम बनेगा, खबरदार अगर किसी पेड़ को काटा। वो बोल्डर्स जो होते हैं ना, जो रॉक्स, जो बड़े बड़े बोल्डर्स, उनको भी हिलाने नहीं देते थे। वो कहते थे वो यहाँ का वासी है, इसको मत करो। आर्किटेक्ट्स को बोला जाता था यू हैव टू, व्हाटएवर यू वांट टू कंस्ट्रक्ट, यू कंस्ट्रक्ट अराउंड इट, यू विल नॉट मूव द बोल्डर एंड यू विल नॉट मूव द ट्रीज, यू विल नॉट। तो वो इतने ज़्यादा, मतलब ही वॉज सो कंपैशनेट, ही वॉज सो लविंग। और नॉटी तो थे,
वो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, हाँ। ठीक है, वो मज़ा लेते थे उस चीज़ का, वो हमेशा कहते थे देखो लोग कैसे इस चीज़ को करते हैं। अब जैसे छोटी सी बात है, जैसे रोल्स रॉयस गाड़ियाँ थी उनके पास, दी एट टोटल ऑफ 93 रोल्स रॉयस वगैरह, तो वो कहते थे देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने गीता पे बोला, बुद्ध पे बोला, महावीर पे बोला, जीसस पे बोला, कबीर पे बोला, रैदास पे बोला, इतने लोग नहीं आए। मैंने जिस दिन एक रोल्स रॉयस ला के यहाँ क्या खड़ी कर दी कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया आ गया मेरे पास कि ये तो सेक्स गुरु हैं, गुरु ऑफ द रिच हैं, ये है वो है। तो वो कहते यही तो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी हाउ इट ऑपरेट्स, है ना। सो इन्हीं चीज़ों को वॉच करना है, इन्हीं चीज़ों पे अवेयरनेस है, इन्हीं चीज़ों पे कंटेम्पलेशन है, इस चीज़ पे ध्यान करना है तुमको कि सो यही इंसानी फितरत जो है। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम दैट वी हैड ओवर देयर। इट वाज ब्यूटीफुल टीचिंग, ब्यूटीफुल एजुकेशन। मैं तो उसको अपना एजुकेशन मानता हूँ एंड डेफिनेटली इट मेड बी अ बेटर पर्सन। एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियर, वो मेरी काफ़ी गहन और काफ़ी इवॉल्व हुई वहाँ से। सर इन योर कन्वर्सेशन यू मेंशन्ड अ लॉट अबाउट कि मैं बहुत घूमता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड वन थिंग विच आई नो फॉर श्योर कि आपके पास बाइक्स बहुत ज़्यादा है एंड यू लव टू ट्रैवल फ्रॉम 2-wheeler इंस्टेड ऑफ अ 4-wheeler बिकॉज दैट कार्बन फुटप्रिंट एंड ऑल। सो अब तो हाईवेज की जो कंडीशन है इस देश के अंदर वो ईयर बाय ईयर वो बहुत बदलती जा रही है। हाईवेज आर फ्रॉम 2 lane to 4 lane, 4 lane to 6 lane, 6 lane to 8 lane। सो अगर आज दिल्ली से आपको मेरठ जाना है, बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है, दिल्ली से आपको देहरादून जाना है, बहुत अच्छा हाईवे बन रहा है। एंड अगर आप हिमाचल साइड चले जाओ तो अच्छे बढ़िया हाईवेज बने हुए हैं। एज समबडी हु लव्स टू ट्रेवल, एज समबडी हु लव्स टू बी ऑन द रोड, डू यू एंजॉय ट्रेवलिंग ऑन हाईवेज जो अभी बन रहे हैं? देखिए, आई एम सो ग्रेटफुल कि ये हाईवेज बने। आई एम 100% इन फेवर कि हाईवेज और बने, लेकिन विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और उसको टेंजिबल वे से मैं अगर बोलूँ, लेट्स हैव ग्रीन हाईवेज। मतलब जब आप हाईवे बनाते हैं तो उसके आसपास आपके पास पेड़ों की कतार होनी चाहिए, आपके डिवाइडर्स जो हैं वो अच्छे अच्छे उसमें फूल वाले पौधे हों, श्रब्स हों, शॉर्ट हाइट की ट्रीज हों। फिर जो आप पहाड़ की कटाई करते हैं उसके ऊपर आपकी ग्रास की सीडिंग हो, ताकि जो नंगे पहाड़ हैं वो लैंडस्लाइड्स ना हो, उसके ऊपर एक वेजिटेशन का पूरा कवर हो, एक ब्लैंकेट हो पूरा, किया जा सकता है। हो क्या रहा है इस वक्त, हम लोग इतनी तेज़ी से हाईवेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आसपास की ग्रीनिंग पे काम नहीं करें। अगर आप ग्रीनिंग पे काम नहीं करोगे तो हाईवेज भी बेकार हो जाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को हाईवे दिखता है क्योंकि हम 2 wheels पे चलते हैं, तो हमें सर्विस रोड्स भी बहुत यूज़ करनी पड़ती हैं, अंडर पासेस भी यूज़ करने पड़ते हैं, यू टर्न्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। आप हाईवे तो बना रहे हैं, लेकिन नीचे जो आर्टीरियल रोड्स हैं, जो नीचे छोटी वाली सर्विस रोड्स हैं, वो तो पूरे मार्केट बन गए, पूरे बाजार बन गए, ठीक है। तो हम उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं ले रहे हैं। होगा क्या सर, है तो सारा टैक्स, आपका टैक्स का पैसा है, आप ही का पैसा है, टैक्स का पैसा है। तो टैक्स का पैसा एक जगह लग रहा है, दूसरी जगह उजड़ रहा है। एक जगह लगाई जा रहे हैं, दूसरी जगह उजाड़ी जा रहे हैं। तो वो तो पूरा कोई भी आके कहीं भी आके एनक्रोचमेंट कर रहा है, और और एनक्रोचमेंट जो है फिर वो अथॉरिटीज़ मोनेटाइज करती हैं उस चीज़ को, वो महीना जाता है, हफ्ता जाता है, जो भी है। सो स्वच्छता अभियान के अंडर मेरी तो यही अपील रहेगी प्रधानमंत्री जी से और पूरी सरकारों से कि स्वच्छता अभियान को बहुत सीरियसली, जो हमारी सर्विस रोड्स हैं, हमारे पाथवेज, अच्छा हमारा फुटपाथ कोई खाली नहीं है, अगर मेरे पास फुटपाथ होगा तो मैं चलूँगा ना, फिर फुटपाथ है ही नहीं। साइकिलिंग ट्रैक्स के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, छोले भटूरे बेच रहे हैं, और लोग मैं आपको 10,000 केसेस सिर्फ दिल्ली के ही दिखा सकता हूँ। तो एनक्रोचमेंट के ऊपर काम करना होगा, ग्रीनिंग के ऊपर काम करना होगा, एंड भगवान करे ये बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद कि हमारे हाईवेज बन रहे हैं, क्योंकि रोड्स लीड टू कनेक्टिविटी, रोड्स लीड टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अच्छी बात है, लेकिन किस तरह की डेवलपमेंट है ना, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। सो बट आई थिंक दिस इज़ वन beautiful thing that has happened in India are the roads and the highways. They will connect us to this thing.
लेकिन एट द सेम टाइम हमको ग्रीनिंग और जो आसपास इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर काम करना होगा. Because you know a lot about plants and you study plants, there is one plant which is considered as a drug, which is weed. Weed was legal in India some time back, and then from American government and all of those decided, and then we banned weed in India. And there is still a lot of consumption of weed happening in urban cities, rural cities, and the youth of the country is somewhere consuming weed. And there and the people who smoke weed, उनकी साइड से एक आर्ग्यूमेंट आता है कि ये तो सेहत के लिए अच्छा है, इससे तो मतलब कैंसर भी क्योर हो सकता है, इससे तो हज़ारों चीज़ें क्योर हो सकती हैं, एंड अगर इसे लिमिटेड अमाउंट में किया जाए तो ये अच्छा है. और इससे पहले भी ये लीगल था. यूएस में लीगल है, एम्स्टरडम में लीगल है, नीदरलैंड्स में लीगल है. तो दैट इज द आर्ग्यूमेंट व्हिच द पीपल गिव हु स्मोक वीड. हाउ डू यू सी वीड एज अ प्लांट एंड लीगलाइजेशन ऑफ दैट इन द कंट्री? अल्टीमेटली तो करना ही पड़ेगा. क्यों? वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये तो एक चीज़ नेचुरल है ना. गवर्नमेंट को ये भी समझना पड़ेगा इससे पहले कि जो यूथ है आपके सारा केमिकल बेस्ड ड्रग्स पे चला जाए और उसमें तो कोई यू टर्न है ही नहीं, है ना. तो आज भी तो भांग के ठेके होते हैं, आज भी तो गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू कमा रही है, भांग के ठेके तो इतना करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो सरकार करे तो वो बिजनेस, सरकार करे तो बढ़िया है, और अगर एक इंडिविजुअल करे, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, बट इसको लॉजिकली हम देखें ना. दैट लॉजिक इज समथिंग व्हिच आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वीड को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है. देखो मैं आपको बताऊं, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ बने हैं? 50 साल 100 साल पुराने, ठीक है. उससे पहले तो दुनिया चल रही थी. उससे पहले तो जिसको आप भांग बोलते हैं, हेम्प बोलते हैं, आप वीड बोलते हैं, आप जो भी बोलना चाहें, और भी ऐसे कई प्लांट्स हैं जो प्लांट बेस्ड इस तरह की चीज़ें बनाते हैं. क्यों? आपका वो जो गोवा में जो टोडी बनती है और जो केरला में जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं वो कोई कोकोनट से बनती है, कोई डेट से बनती है, कोई प्लांट्स, वो भी तो सब कुछ प्लांट से ही हो रहा है. वो भी तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, वो भी तो सरकारें उससे पैसा कमा रही हैं. तो नैरेटिव को मैं तो समझता हूँ दिस शुड बी डिस्कस्ड मोर एंड मोर एंड मोर. ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स. आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस थिंग, क्योंकि ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए. एंड मैं कुछ भी नहीं कह रहा ये सही है या गलत है, but that is an individual's choice. डिस्कसिंग दिस थिंग, एंड इट इज़ मच बेटर कि जो सिटीजन्स हैं अगर उनको कुछ छोटा मोटा इस तरह का फील गुड फैक्टर के लिए कुछ करना है तो इट इज़ बेटर कि प्लांट बेस्ड उसके ऊपर करो बजाय के केमिकल बेस्ड पे करो. Chemicals it's so harmful, it is so harmful, it takes over your body and there is no going back. ठीक है. तो ये तो हमारे संस्कारों में क्या, हमारी सिविलाइजेशन में हमारे इट्स बीन पार्ट ऑफ अस फॉर लाइक 5000 years. ये तो एंड ऑल्सो वीड ऐसा नहीं है ना कि वो मिल नहीं रहा या वो बिल्कुल ही सोसाइटी से ही गायब हो गया है. इट इज एवरीवेयर. कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से ऐसे मोहल्ले हैं, कौन से ऐसे मार्केट्स हैं, कौन सी ऐसी पनवाड़ी की दुकानें हैं जहाँ पर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है. कॉलेज का बच्चा जाता है वो ढूंढ लेता है, बट जो पुलिस है उस एरिया की अथॉरिटीज उन छोटे छोटे जो कियोस्क्स हैं उनको तो मोनेटाइज कर रही है, वहाँ से तो हफ्ता इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो कर रहे हैं. ये तो एक नैरेटिव है. बट व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वीड व्हिच यू सी? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन ऑफ इट. हेल्थ बेनिफिट्स. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ प्लांट बेस्ड है, प्रकृति में अवेलेबल है, मिट्टी से उग रही है, इट is definitely not going to be as harmful as what you will allow. if अगर आप इसको स्नब करोगे तो लोग केमिकल की तरफ जाएंगे, है ना. लोग केमिकल की तरफ जाएंगे भाई साहब. फिर तो अब वो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. आप कोलंबिया देखिए, आप क्यूबा देखिए, आप मेक्सिको देखिए, आप पूरा लैटिन अमेरिका में देखिए, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारा केमिकल बेस्ड और सब कुछ वो हो रहा है. तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव अ वेरी नाइस. आप आदिवासी को कैसे मना करेंगे, आप विलेज लोगों को कैसे मना कर सकते हैं, आप रूरल हमारी पूरी 80% पॉपुलेशन को कैसे मना कर सकते हैं. अब वहाँ पर कोई अथॉरिटी है, वहाँ कोई जा रहा है, उनको देखने जा रहा है. हर खेत में उगता है, हर खेत में लोग मतलब जो भी बनाते हैं, है ना. मैं भांग का तो मैं सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ. देयर आर मेनी अदर प्लांट्स
सो प्लांट बेस्ड कुछ चीज़ है, उसको रिस्पेक्ट करो, मैं ये कह रहा हूँ, उसको रिस्पेक्ट करो. इट्स पार्ट ऑफ नेचर एंड इट्स बीन विद अस फॉर लास्ट 10,000 ईयर्स. 5,000 ईयर्स की तो रिटर्न हिस्ट्री है. ये तो प्लांट्स के ऊपर जो भी कुछ है, पूरा आयुर्वेदा उसके ऊपर बेस्ड है. सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट आवर प्लांट्स, but I am definitely not in favor of anything that comes out of chemically, which is artificial. And we are definitely not saying that consuming No, is no. healthy and all of that. So Definitely. we were just discussing. Sir, I was reading a book called Mahabharata in today's context, and there I read about Kurukshetra. कुरुक्षेत्र में आज तक जो मिट्टी है वो लाल है, और कहा जाता है कि वो मिट्टी लाल इस चक्कर में क्योंकि वहां पे इतना बड़ा विध्वंस हुआ, इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि वो मिट्टी ने वो खून समा दिया है. यू आर समबडी हु नोज सॉइल प्लांटेशन रियली वेल. हैव यू बीन टू कुरुक्षेत्र? और हाँ, मैंने जगह देखा. अरे कुरुक्षेत्र ना जाए, वहाँ पर एक बहुत प्यारा पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना है, वहाँ पर हमने देखा है. देखिए, आई वोंट लाइक टू बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस चीज़ में आजकल ज़रा, लेकिन हाँ ये है, देयर इज़ रेड ऑक्साइड नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है. फिर आयरन कंटेंट होता है सॉइल में, आपके रेड सॉइल्स होती हैं. अगर आप राजस्थान की तरफ निकल जाएं, सेक्शंस में कई आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में देखो, सैंडी होगी, लोमी होगी, अलूवियल होगी. एक जगह आपको लगेगा कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल जैसा कॉम्पोजिशन आ रहा है, यहाँ का पीएच अलग है, यहाँ का वो हर टाइप की सॉइल होती है. सो ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड के कारण है, नहीं, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक वे ऑफ सेइंग, है ना. बट एक बिलीफ है लोगों की, एक आस्था है लोगों का, वो कहना है. तो बट देयर इज अ साइंस टू इट. There is a science to it. And I would stick to the scientific facts जो उसके ऊपर हैं. It's a very interesting thing. I really wish many people discuss this thing, है ना. कि अब हम ये सोचे हैं कि गंगा माँ जो हैं गंगोत्री से निकल रही हैं और ये बाउम्र निकलती रहेंगी for centuries it will go on. No, the science is the glacier is receding, है ना. धीरे धीरे वो ट्रिकल ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फ्लो कम होता जा रहा है. सो प्लीज़ थोड़ा सा साइंस का भी ध्यान रखिए, और द साइंटिफिक फैक्टर्स के ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है. सो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो ऐसी चीज़ है, ये तो 1000 साल और चलेगी, 10,000 चलेगी, कहने में तो कुछ भी कह सकते हो, बट वन शुड हैव अ साइंटिफिक टेम्पर टू थिंग्स. कोई भी चीज़ है, चाहे वो आप वीड की बात करते हैं, चाहे आप प्लांट लाइफ की बात करते हैं, चाहे आप even science is religion, even religion is science, है ना. religion भी एक तरह की साइंस है. it's a science of wellness, internal wellness, the science of silence, the science of spirituality, the science of this thing. जब आप साइंस को साइड में रख देते हो, बाकी क्या रह गया? रिचुअल और बिलीफ. अब उसका तो कोई इलाज नहीं. बिलीफ तो मतलब मुझे कुछ भी हो सकता है. अगर आप कोई भी चीज़ को एक साइंटिफिक टेम्पर से देखते हैं और उसमें कुछ तथ्य निकल कर आते हैं, तो ज़रूर मानिए उसको, ज़रूर मानिए. लेकिन विदाउट ये है क्या, ये जो हम सब बोलते हैं कि उसको बड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग है. एनलाइटेंड मास्टर्स हुए, चाहे बुद्ध हुए, महावीर हुए, ओशो हुए, नानक हुए, मास्टर्स हमारे कबीर हुए, जो उन्होंने साइंस ऑफ लाइफ समझी. साइंस, ये जो प्रोसेस है पूरा, हमारा थॉट प्रोसेस है, ब्रेन कैसे काम करती है, हम सोचते कैसे हैं, हम श्वास की जो एक साइंस है, इसका कॉस्मोस से क्या लेना देना है, ये जो योगा है जो एक यूनिवर्सल वननेस है, इसकी साइंस क्या, सारा कुछ साइंस है, सब कुछ साइंस है, ये पूरा कॉस्मोस साइंस है. लेकिन अगर साइंस को साइड में रख के आप कुछ भी बोलते रहोगे तो सर मैं थोड़ी देर को साइंस को साइड में ही रखना चाहूँगा. हाँ. और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आउट ऑफ 150 थिंग्स विच यू डू, plantation is one of the core things which Give Me Trust does. And when you plant a tree, of course you take care of it for few years and then it gets its own journey. जब आप दोबारा से उसी लगाए हुए पौधे को रिविजिट करते हो, do you
डू यू फील कि वो पौधा या वो जो जनरल आपने एस्टेब्लिश किया है इट इज टॉकिंग टू यू? आई एम जस्ट कीपिंग साइंस असाइड फॉर अ व्हाइल. अरे सर, जिस दिन हम पहले दिन लगाते हैं वो तो दूसरे दिन से ही बोलना शुरू कर देता है हमारे से. और अगर आपका वो तादम नहीं है, अगर वो बॉन्ड नहीं है, अगर वो, तो आप पौधे की टेक केयर भी नहीं कर सकते. वो आपको बॉन्ड इस्टेब्लिश करना पड़ता है. इसलिए कहते हैं ना, जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो जंगल नहीं लगा सकते, क्योंकि एक मैजिकल थिंग है. इट्स अ थिएटर. द होल गॉडडैम थिंग कम्स टुगेदर. आप सिर्फ पौधा लगाते हैं, आप खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सेफ्टी करते हैं, उसकी लैंड मैनेजमेंट करते हैं, उसको गेट लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, प्लांट स्पीशीज़ को. लेकिन बटरफ्लाई को नहीं बुला सकते आप. बटरफ्लाई तो अपने आप ही आएगी. बीटल को नहीं बुला सकते आप अर्थवर्म को नहीं लेकर आ सकते. आप कोई इनविटेशन नहीं दे सकते उसको. सांप नहीं लेके आ सकते वहाँ पर. आप फ्रॉग नहीं लेके आ सकते वहाँ पर. टैडपोल्स नहीं ला सकते. वो कौन लाता है? वो तो प्रकृति और नेचर. तो वो जो मैजिक है ना, इट कम्स अलाइव. सो आप 2 साल उसके ऊपर खूब मेहनत करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. बिल्कुल उसका इंसान की कैपेसिटी सिर्फ उतनी ही है. उसके बाद तो प्रकृति टेक्स होगा. एंड उसका एक अपना है सक्सेशन क्या होगा, और कौन सी सीड्स आएंगे, ग्रासेस कौन सी ज़रूरत है, कौन से वाइल्ड फ्लावर्स आएंगी. सर, एज अ ह्यूमन वी सी आर ROI. अगर मैं अपने घर में भी कोई पौधा लगा रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए कि भाई मुझे या तो उससे कड़ी पत्ता मिल जाए, या मुझे उससे जामुन मिल जाए, या तुलसी का पौधा बहुत कॉमन है कि हम चाय में डालते. तो ऐसे और कौन कौन से पौधे हैं इफ समबडी वांट्स टू प्लांट इन देयर गार्डन, वो क्या क्या लगा सकते हैं जिसपे उन्हें ROI मिले? आप हर चीज़ वो लगाइए जो आप रसोई में यूज़ कर सकते हैं. दिस इज समथिंग. लोग बहुत महंगे पौधे, मैं देखता हूँ ना नर्सरी में कभी खड़े होते हैं तो देखते हैं कि लोग 800 रुपये का पौधा, 1200 रुपये का पौधा, 1500 रुपये का पौधा खरीद रहे हैं. अरे भाई, आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है. रसोई में जो बीज निकल रहा है, चाहे बैंगन का बीज है, चाहे भिंडी का बीज है, चाहे बीन्स हैं, चाहे लोबिया है, चाहे राजमा है, चाहे लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, चाहे आपका मेथी है, आपका धनिया है. धनिया का बीज लिया, साबुत धनिया, उसको ऐसे ऐसे रगड़ के उसको थोड़ा मिट्टी पे डाल दिया, आपका धनिया उगना शुरू हो जाता है. अगर आप रसोई की जो 80% जो है, चाहे वो गीले मसाले हैं, छोटी छोटी सब्जियां हैं, आलू के जहाँ पर कान उग रहे होते हैं, कान मतलब वो उसके जो नोड्स होती हैं, उसको हल्का सा छील के डाल के बस इतनी सी मिट्टी में उसके ऊपर मिट्टी डाल दें. थोड़ा वो जो प्याज है, प्याज के जो ऊपर छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, उसको डाल के उसको हल्का सा मिट्टी में डाल दें. आप प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, हल्दी, तुलसी, आप सारी चीज़ें आप अपने किचन गार्डन में मतलब बैल्कनी और अपने रूफ टॉप पे लगा सको. हम क्या करते हैं, लेकिन अब चेंज हो रहा है. एटलीस्ट मेरे साथ जो संपर्क में लोग हैं वो कर रहे हैं. ठीक है. पहले क्या होता था, नहीं हमने इस तरह का इतना मोटा हमने क्रिसैंथेमम लगाया, हमने दालिया लगाया, हमने ये किया, हमारे पेटूनियाज है, हमारे ये. इट बिकम्स मोर ऑफ अ सोशल स्टेटस सिंबल. वो सोशल स्टेटस सिंबल. फिर वो फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, पार्टी में डिस्कस होगा, मेरी पेटूनिया में इतना वो आया, फ्लावरिंग आई, ये आई है. तो लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की. अब आप पार्टी में ये डिस्कस करो, मेरे इतने अच्छे बैंगन आए, इतनी अच्छी तोरी आई, इतनी अच्छा घिया आया, इतनी धनिया आई. तो ये जो रिटर्न की हम बात करते हैं, तो अच्छी खुराक, केमिकल फ्री वेजिटेबल्स, रसोई भी खुश, गैस भी खुश, कढ़ाई भी खुश, बीवी भी खुश, घर वाले भी खुश, सब खुश, है ना. सो इससे बड़ा रिटर्न क्या हो सकता है आपको? क्यों? हमारे दादाजी ना एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे. वो कहते थे किसान वो है जो अपने खेत में सब कुछ उगाता है और सिर्फ नमक और चाय पत्ती के लिए बाहर जाता है. नमक समुद्री इलाकों में होता है, चाय पत्ती बागानों में होती है. अब वो दो तो आपके खेत में नहीं हो सकते. उन दोनों को वो कहते हैं थोड़ा सा गन्ना भी उगाओ ताकि उससे गुड़ बनाओ, गुड़ से आप अपना मीठा अपना क्रिएट करो. तो हर चीज़ आप, और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय के ट्रेडिशंस में परंपरागत हम लोग जो विलेजेस में लगाते थे और घरों में भी, कोठियों में भी, हमने खुद आर्मी बंगलोज में हमने खुद ये देखा है, अपनी नानी को करते हुए देखा है. सो आई थिंक पीपल शुड, जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से पौधे लगाने चाहिए, आप हर वो पौधा लगाओ जो आपके किचन से निकल रहा है और आपका उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं जा रहा है और आपका रिटर्न हेल्थ मतलब एज मॉनिटरी तो है ही, बट हेल्थ बेनिफिट आपका बहुत है. पीपल बाबा,
Thank you so much for this conversation. I am so glad that I found you on internet. I am so glad that when I reached out to you, you happily said yes. And I guess everybody watching this or even me have got this sense of understanding कि पौधे बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है. बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने डे टू डे बेसिस पे शायद ना कर पाएँ, बट अगर मैं कह रहा हूँ बर्थडे पे भी करें, क्योंकि दिस इज समथिंग जो अभी तक हम करते हुए ही नहीं आए. इन माई 25 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस मैंने आज तक कोई पौधा नहीं लगाया है. अगर मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मैं अपनी बर्थडे पे भी लगाऊंगा, तो यू हैव गिवन मी दैट मिशन एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको आपने वो मिशन दिया है. यू आर इन ट्रू सेंस इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड when it comes to social media, because there are a lot of influencers. I am not calling you influencer, but there are a lot of influencers जो कॉमेडी और डांस और ये वो, और उनका अपना एक अलग दुनिया है, उनकी एक अपनी चाहते हैं. बट आई एम सो हैप्पी दैट आई फाउंड योर प्रोफाइल एंड वी हैड दिस कन्वर्सेशन. आई एम आल्सो सो हैप्पी. बस आपकी ऑडियंस से मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा. ग्रो योर ओन फूड. ग्रो योर ओन फूड. आप गमलों में भी कर सकते हैं. आप पर्यावरण के लिए कुछ मत करो. आप जिंदगी में एक पेड़ मत लगाओ. आपको कोई तालाब खोदने की ज़रूरत नहीं है. आपको कोई अंटार्कटिका की और कार्बन फुटप्रिंट की बातें करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू कैन ग्रो योर ओन फूड, जो आप सेवन करते हैं, जो आप खाना खाते हैं, आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दें. आप वो अपना उगा लीजिए. अगर हर इंसान प्लेनेट के ऊपर अपना खाना खुद उगा सकता है, अपनी रसोई का जो भी हिस्सा है, हर इंसान के पास जगह है. गरीब से गरीब आदमी के पास भी 4 कदम की जगह होती है. मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ. आप गांव चले जाइए, कहीं चले जाइए, किसी के पास जगह होती है. और जो छोटे छोटे कच्ची बस्तियों में भी रहते हैं, मैं उनके पास भी जाके हम ट्रेनिंग देते हैं. हम कहते हैं बेटा 20 गमलों की तो जगह है ना. वो कहता हाँ जी, उतनी तो जगह निकाल लेंगे हम. मैंने कहा 20 गमलों में निकालने वाली बात क्या 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 उगा सकते हो. अगर आप अपनी रसोई के लिए, अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप ग्रो योर ओन फूड, इससे बड़ा एनवायरमेंटल कैंपेन और कुछ नहीं हो सकता. जस्ट ग्रो योर ओन फूड, दैट्स ऑल. ग्रो योर ओन फूड इज वन मिशन जिस पे हम ये कन्वर्सेशन एंड करना चाहेंगे. एंड इफ यू हैव कम दिस फार एंड इफ यू हैव वॉच्ड द फुल एपिसोड, आई होप दैट यू विल टेक फ्यू थिंग्स होम. एंड इफ यू आर वाचिंग इट एट योर होम, तो ऑफ कोर्स गो टू योर गार्डन एंड ग्रो एट होम. ग्रो योर ओन फूड एट होम. Thank you so much for having this conversation. If you have come this far, please like the channel, please subscribe to the channel, and do comments or queries on this platform so that we can reach out to People Baba again and call him and invite him again for having a conversation on your queries which you had. So thank you so much for watching. Like, share, subscribe. That's the only thing I want to say. And of course, grow your own food is one motto which we are going home. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.